ग्रेविटेशन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए पहले बताओ, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ग्रेविटेशन में? न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन, और सेकंड वही सेम है, पहला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा क्या बोला था आपने? हाँ, फ्री फॉल, तीसरा आपने किसी ने बोला थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, मास एंड वेट, मास एंड वेट, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इतना ही है। ठीक है, तो मोटा मोटी हमारा ये 6 टॉपिक हमको आना चाहिए, है ना? यही हो रहा है इसका मतलब कि अगर 6 टॉपिक हमें आता है तो हम ग्रेविटेशन हमें आता है 5 टॉपिक। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आदि तुम्हारा कल पेपर साइंस का सुना मैंने, कल साइंस का ही है, कल नहीं है? अच्छा, तुम ये किताब ले आए, बहुत थैंक यू सो मच, मैं खोज रहा था इसमें से। ठीक है, तो आप पहले ये बताओ, एक्सप्लेन करो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? देख के बताओ, मुझे कोई इशू नहीं है, जिसको याद है आगे सुन के भी याद होता है, देख के बताओगे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Object that attracts to is proportional to the product and inversely proportional to the square of the distance. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बताओ बच्चे। Force between two objects is directly proportional to the product of their mass. बहुत बढ़िया। गगन, तुम बताओ। The force between two objects is inversely proportional. सही है, बोलो बोलो। The square of the distance between them. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। ये 2 वर्ड आया है, डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, ये हो गया डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब तुम पढ़ोगे तो भी नंबर खराब आएंगे, ये हो गया इनवर्सली। तो इनवर्सली उल्टा, तो 1/, में लिखते, क्या लिखते हैं? और सिंबल यही होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको हम पढ़ते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दिस टू बॉडी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिंबल यही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहीं कहीं डी भी रिप्रेजेंट करते हैं, चलेगा दोनों, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, डी और आर। अब जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन, अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू आती है, डायरेक्टली सिंबल को हटाने के लिए कैपिटल G आती है, So ये डेरिवेशन है। बिल्कुल, अपॉन r²। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ का डेरिवेशन है। जहां पर कैपिटल G है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो यहीं से बन जाएगा। तो G का फॉर्मूला बनेगा हमारा FR² m1 इंटू m2, ये G का फॉर्मूला भी आ गया। G की यूनिट होती है, यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ ऐसा कब होगा, राइट अ कंडीशन व्हेन F इज इक्वल टू G, ऐसा कब होगा कि F और G बराबर हो जाए, बताओ। F और G बराबर हो, फॉर्मूला तो आपके सामने है, दोनों मास इक्वल हो जाए, और वो डिस्टेंस का वो। अगर मैं सोचूं कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूं, दोनों ऐसा ले लूं कि दोनों का मास केवल 1 kg है, क्या है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, कितना? अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो F इज इक्वल टू G 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो क्या मिल गया मुझे, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जब आपका मास और मास 1 kg का हो जाए, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, 1 यूनिट का हो जाए, 1 मीटर का हो जाए। उस केस में आपका फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम हो जाएगा,
ठीक है, देखिए सेकंड टॉपिक, फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के तरफ पृथ्वी के आकर्षण की वजह से उसके पास गिरती है, फिर समझना, जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के तरफ पृथ्वी की आकर्षण की वजह से पृथ्वी की तरफ गिरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज free fall. The object which moves toward the earth due to the force of gravity is called free fall. पक्की बात। इसका फॉर्मूला देखिएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है पृथ्वी की तरफ, जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ जब गिरता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पृथ्वी है, तो जब गिरता है तो इसके पास एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8 और या 10, दोनों में से कोई। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, कैपिटल G देखो कांस्टेंट होगा कहीं पे भी, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, कहीं पे भी। अगर मैं अर्थ की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ अर्थ। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ। अगर मुझे कोई कहीं से बता दे कि पृथ्वी का मास कितना है, पृथ्वी की रेडियस कितनी है, नहीं नंबर कोई बता दे, आपके बुक में है नंबर, अगर कोई बता दे, अगर मुझे कोई जी की वैल्यू बता दे और मैं सब सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे आपके बुक में है जी की वैल्यू कितनी है 6.7 इंटू 10⁻11, पृथ्वी का मास है 5.98 इंटू 10⁻24, और पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6.37 इंटू 10⁻6 है। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सॉल्व करने के बाद 9.8 मिल जाएगा। ये जी की वैल्यू हो गई। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये और ये आपको गिवन होगा पेपर में। मास ऑफ अर्थ नहीं याद करना। अगर इसी सवाल में मुझे कोई मास ऑफ जुपिटर दे दे, क्या दे दे, और रेडियस ऑफ जुपिटर दे दे, तो मुझे जो जी मिलेगा वो जुपिटर का मिलेगा। किसका मिलेगा? मुझे कोई नेपच्यून का दे दे, कोई सैटर्न का दे दे, किसी का भी दे दे, मरकरी का दे दे, तो वहां का निकल जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जी का फॉर्मूला आया वो कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे होगा। कोई किसी को आता है, कर सकता है देख के या बिना देखे? अपनी नोटबुक में डेरिवेशन करिए स्मॉल जी का। अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करिए, सब लोग करिए, अपनी नोटबुक में करिए। हाँ तो सॉल्व करिए, एक बार करेंगे तो याद हो जाएगा ना।
ग्रुप पे है। मैं इसको चैप्टर निकाल के भेज रहा हूँ क्योंकि पूरी पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ कन्फ्यूज़न की वजह से, तो अभी आपको मैं चैप्टर वाइज निकाल के भेज रहा हूँ। आजा भाई, क्या कर रहा है? ग्रेविटेशन है ना। अब चलिए, अब जैसे अभी मैं भेज दूंगा पीडीएफ इस चैप्टर का निकाल, अब इसको हम फिल करेंगे कि कैसे हमें इसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them। अब इतने से क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे टाइम दिया तो आपने इसको रीड किया और आपका ये डिफिनेशन रेडी हो गया, ये अच्छी बात। फिर कंसिडर ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, दैट इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर नीचे इसने कंप्लीट कर दिया इस चीज को, तो ये फिल भी हो गया, नोट्स भी रेडी हो रहा है ना, इसी में नोट्स भी हो रहा है और हम इसको रिवीजन भी कर ले रहे हैं। दैट इज दिस, ये पूरा हमने पढ़ाया। SI यूनिट ऑफ G, अब G का फॉर्मूला हमने भी थोड़ी देर पहले बनाया था। क्या बनाया था G का फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला क्या बनाया था, देखो F का फॉर्मूला हमने बनाया है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स को किस में लिखते हैं? न्यूटन में। डिस्टेंस को किस में लिखेंगे? मीटर स्क्वायर में। और मास को किस में लिखेंगे? kg स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बढ़िया नहीं है? अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे बेटर रिवीजन क्या होगा? मैंने आपसे पूछा था ऐसा कब होगा कि जब F और G बराबर हो जाए। देखिए, इफ यू टेक अ मास ऑफ 1 kg एंड m2 इज 1 kg एंड रेडियस इज 1 मीटर, देन F इज इक्वल टू G। अब उसके बारे में लिखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू बॉडी ऑफ m1 एंड m2 मास सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, केवल r, वो r स्क्वायर, हाँ ठीक है, r स्क्वायर बेटर होगा लिखना पूरा, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू जो है सर हेनरी ने दिया था, नाम नहीं याद रखना, अगर रखो तो अच्छी बात है। यूनिवर्सल लॉ का क्या क्या रियल लाइफ में एप्लीकेशन है? बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है भाई। हमारा पूरा दुनिया जो बनी है वो यूनिवर्सल लॉ से ही बनी है। पूरा सोलर सिस्टम यूनिवर्सल लॉ से, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ से, है ना। नींद में हो ना? एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहा सर इतनी बार क्यों पूछ रहा हूँ? तो पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि तुमको इससे याद हो जाएगा, है ना। बताओ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नहीं डिफिनेशन तुमने अभी बताया है, फिर से पूछ रहा हूँ बस ताकि याद हो जाए। हाँ देख के बताए, 3 बार बताएगा, चौथी बार तो याद ही हो जाएगा। पढ़ने दो उसको। ये जो मैं नया मेथड डेवलप कर रहा हूँ बात करने का, क्या होता है कि देखो, आप देखोगे, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक ही डॉक्टर होता है बट सबको दवाइयाँ अलग अलग लिखता है, सबकी बीमारी अलग अलग होती है ना। तो हर बैच के साथ एक सब अलग अलग कुछ बीमारी आती है। इस बैच के साथ जो बीमारी आई है वो लर्निंग की, इंटरेक्शन की। मैं पढ़ाऊँगा, रोबोट की तरह पढ़ते हो और पढ़ के चले जाते हो। घर पे टाइम नहीं होता कि हम घर पे उसको ओपन करें और याद करें। तो तरीका ये है कि क्यों ना क्लास में वार्तालाप करके याद करने की कोशिश करें, जितना समय है हमारे पास। इसका कतई मतलब नहीं कि घर पे जाकर किताब नहीं खुलेगी, बट टू मिनिमाइज दैट एफर्ट हम यहीं पर याद करने की प्रयास करने की कोशिश। और ये बहुत ही पुरानी मेथोडोलॉजी थी गुरुकुल की। तो गुरुकुल में क्या होता था, ऐसे एक बंदा बोलता था 2 2 जा 4, तो सारे पूरा बैच बोलता था 2 2 जा, याद हो जाता था। क्योंकि गुरुकुल में किताबें नहीं होती थी, पता है ना, किसी एक व्यक्ति को याद होता था और वो सबको पढ़ाता था, बुक कल्चर नहीं था। ये सोचो 80s 90s बहुत पुरानी पेडागॉजी है, लेकिन अब वो वापस वो पेडागॉजी आ रही है क्लास में रटवाने वाला। अब हमारे पास थोड़ा सा
ना हो, नहीं तो मैं चिल्वाता तुम लोगों को। मैं बोलता डेफिनेशन और फिर तुम क्या करते, रिपीट करते, बट वो करूँगा तो फिर बाकी क्लासेस विल फील बैड। बट वो मेरा मन है कभी कि मैं ऐसे भी कराऊंगा, कभी याद हो जाए चीज़ों को, बच्चों को याद नहीं हो रही है। तो इस समस्या का एक ही तरीका है, साथ में ही उनको याद करो, जैसे हरे रामा, उधर से भी हरे रामा, समझ गए? और ये प्रूवन कल्चर है, बहुत एक फंटास्टिक वे है लर्निंग का, बट वही है, अब हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। कल मैंने एक पॉडकास्ट देखा, आजकल बड़ा देखता हूँ, हम लोग बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, बात करते हैं ना कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। कहा उसने, बड़ा पता नहीं सही है गलत, कह रहा है कि चाइल्ड लेबर को बहुत ही सोचा समझा चाल था बंद करने का। अब जैसे मैं हूँ सोनार, फॉर एग्जाम्पल, हूँ नहीं पंडित हूँ, वैसे सोनार हूँ मैं, मेरे के अंदर एक कला है, जो ज्वेलरी का काम करता हूँ, मेरे पास एक कला है कि मुझे गोल्ड स्मिथ, जो मुझे सोना बनाने आता है, कला है, तो मैं अपने बच्चों को सिखा देता हूँ। बच्चा वो सीख जाता तो एक उसके पास स्किल आ जाती, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर नहीं था ना, पहले स्किल क्या होती थी, पूर्वजों से आती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको केवल वही लोग बना सकते जो उस कम्युनिटी के हैं। चाइल्ड लेबर का नाम पे कि नहीं नहीं बच्चों को काम नहीं कराना, बच्चों को काम नहीं कराना है, ये अगेन डुअल टॉपिक है। ये स्किल ही खत्म कर दी गई। जैसे लोहार होता है, लोहार, अब ये हैंडल बनाने, कोई भी चीज लोहार, उसको एक कला होती है जो कि उसको उसके पिताजी को आ रही है, वो अपने बच्चे को सिखाता है। तो बचपन में ही वो ट्रेन कर रहा था, स्किल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जो आज बात हो रही है ना, स्किल सीख लो, स्किल सीख लो, जैसे कारपेंटर है, अब ये तो किसी कारपेंटर ने बनाया हो ना जो आप यूज कर रहे हो, मेरी बात समझना। तो पिताजी को आता था, उसने अपने बच्चे को सिखा दिया, माना वो बच्चा चाइल्ड लेबर पे कटेगा, लेकिन सीख तो गया स्किल, तो कभी भी वो खाने बिना नहीं मरेगा, क्योंकि उसको कारपेंटिंग की स्किल आती है। कोई पेंटर है, आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत में ऐसे ऐसे हैंडीक्राफ्ट थे जो आज हम लोग तो कभी नहीं बना पाएंगे, जिनकी आज विदेशों में कितनी डिमांड है। अंग्रेज ले जाते थे यहाँ से, आज भी है, चांदनी चौक पे जाओ, हैंडीक्राफ्ट बिकते हैं, कितने महंगे मिलते हैं, उनके बैग कितने महंगे मिलते हैं। उसी को आजकल एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग, कपड़े पे जो हाथ से डिजाइनिंग होती है, ये सब स्किल नहीं था ना, लेकिन ये सबको कहाँ आता था? एक कैटेगरी होती थी जो काम करती थी, एक सेट ऑफ लोग करते थे, वो अपने बच्चों को सिखाते थे, फिर वो लेगेसी आगे चलती थी। आज कहाँ है वो? खत्म। मोची कल्चर एक था, मोची था, अब तो आ गए स्पोर्ट्स शूज ना, वो हाथ से बढ़िया बढ़िया लेदर शूज बनाते थे, आज वो कल्चर खत्म हो गया, आज फैक्ट्रीज बन रहा है। धीरे धीरे चाइल्ड लेबर खत्म किया गया, मानता हूँ, उसका एक डुअल टॉपिक है ये, प्लस और नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं स्किल भी तो खत्म हो गया। सोचो मैं पेंटर होता बहुत अच्छा, मैं अपने बच्चों को पेंटिंग सिखाता, एक स्किल है पेंटिंग, उसके बाद एट द लास्ट वो पेंटिंग तो उसको आती, कुछ और ना सीख पाता। तो आज क्या आता है तुमको सिवाय कंप्यूटर के? अच्छा, दूसरा पॉडकास्ट, आज हम अपने बच्चों को क्या ट्रेन कर रहे हैं कि हम क्या बने? कंटेंट डेवलपर बने, क्या बने? ब्लॉगर बने, पॉडकास्ट शूट करें, रोस्ट करें, गेमिंग चैनल खेलें, ठीक है। हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं। आपको पता है ना भारत में डॉक्टर की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, एक डेटा के हिसाब से कुछ 1 लाख पे ऐसे कुछ डॉक्टर ऐसे करके हैं। तो जब ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर की कमी है और हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो आप चारों कंटेंट डेवलपर बने, कल को आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, कहाँ जाओगे? कंटेंट डेवलपर के पास। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है? हम भारत में ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को कि आप क्या पढ़ाई में लगा हुआ है, देखो सौरभ जोशी को देखो, इसको देखो, ऐसे करके, हाय गाइज, वो पुनीत सुपरस्टार है ना, गटर खा रहा है और स्पॉन्सर ले जा रहा है 30-30 लाख का, चलो हम भी गटर खाएंगे। लेकिन आप सोचो ना, इंजीनियर नहीं बनेगा अगर, वैसे ही भारत पीछे हो जाएगा, फिर बाहर के लोग बनेंगे। फिर ये बोर्ड कहाँ से आया है? चाइना से। टेक्नोलॉजी कहाँ की है? चाइना की। ये कंपनी भी चाइना की है, हाँ, मैक्सअप। तो चाइना का टेक्नोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे भारत में नहीं बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि हम तो इसको फिर बनाएंगे, हम तो छैया करेंगे। रियलिटी है ना, हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते, हम इंजीनियर नहीं बनना चाहते, हम लॉयर नहीं बनना। तो जिस दिन ये सब कुछ नहीं बनना चाहेंगे तो धीरे धीरे तो कम हो जाएंगे, समझे? तो हम बहुत गलत दिमाग को ट्रेन किया जा रहा है समाज में। हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें लॉयर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें किसान भी चाहिए, हमें। अब हम कोई किसान ही नहीं करना चाहता, जैसे मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पापा नहीं, मैं नहीं। तो जो हम लोग 100 किलो गेहूं उगाते थे, अब तो नहीं उगेगा, मेरी बात समझना। तो फूड शॉर्टेज होगा, तो कहाँ से लाओगे फूड? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जहाँ उगता होगा। तुम्हारी जमीन पे तो खेती नहीं हो रही है, तो डिपेंडेंट हो गए। न्यूक्लियर वॉर होगा किसके लिए? गेहूं के लिए। लड़ाई होगी किसके लिए? गेहूं के लिए। भाई हवा तो नहीं खाओगे ना,
सोचना, अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, जब बड़े होगे सोचना, बहुत बड़ी बात थी ये 2 वीडियो कल मैंने देखा। तो ये है इंपॉर्टेंस है प्लेनेट, सोलर सिस्टम, वायुमंडल, हवा लेयर, ये जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर है वो सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई है। असाइनमेंट 2, ये सारी वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो फॉर्मूला यूज होगा हमारा एफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये रहा मास ऑफ अर्थ, ये रहा मास ऑफ सन, और डिस्टेंस है इनके बीच का, ये रहा कहाँ है, सन और अर्थ का, ये रहा सन और अर्थ का, ये रहा। ठीक है, अब मेन टास्क है आप लोग का, देखो कितना अच्छा मैथ होगा, इस वैल्यू को यहां रखना है और सॉल्व करना है। करिए, सब कुछ गिवन है ना, अब तो सिंपल 5th क्लास की कैलकुलेशन चाहिए हमको। करिए, अरे माता रानी, आज डेट क्या है? हो तो पाएगा नहीं, पक्का नहीं होगा, होगा हो जाएगा तब, चलो देखते, कोई तो कर लेगा। 6.67 into 6 into 2. पहली बात तो मेरे पास आंसर नहीं है, इसका आंसर है नहीं मेरे पास इसको, तुम बताओ, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हो गया, देखो परफेक्ट आंसर तो किसी का नहीं आएगा अनटिल अनलेस आपके पास कैलकुलेटर ना हो। तो जितना आप कर सकते हो एक्सपोनेंट तक अगर आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखना है न्यूटन, अगर आपने न्यूटन नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे इसी चीज के। चल भाई मैं कर देता हूँ, चलो नीचे वाला जो है 11 की पावर वो 22 हो जाएगी, स्क्वायर है जो, हाँ तो फिर ऊपर से माइनस हो जाएगी। देखो सर 6.7 इंटू 10 पे पावर -11, सन का मास है आपका, सन का मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 30 एंड मास ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन डिस्टेंस है इनके बीच में 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर। तो आप क्या करना, 6.7 इंटू 2 इंटू 6.4 को एक तरफ लिख लेना, जितने ये एक्सपोनेंट वाले हैं इनको एक साथ कर लेते हैं।
गलत लिख दिया हूँ क्या मैं? हाँ एम एस लिखना है ना 2 मास ऑफ सन ये लिखा, और ये आपने रेडियस ऑफ 24 लिखना है। हाँ आपने रेडियस ऑफ कहाँ पे? ये तो मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 है केवल, है ना? तो ये हटा देते हैं, इसको 0 कर देते हैं ना। अब तो ठीक है ना। अब 10 के जितने भी पावर है -11 प्लस 30 पावर 24 आएगी। हाँ सर पावर 24 24, पावर यहाँ पर 24 कर देना, तो यहाँ कर दो 24 है। 24, ये 24 कर देता हूँ, ठीक है। नीचे देखो 1.5 दो बार लिख दो, और 11 11 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब क्या करना, 10 वाले जितने भी एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लो, और इसको जितना कर सकते हो सॉल्व करो, और एक तरफ ये एक्सपोनेंट, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में न्यूटन जरूर लिखना, 1.5 into 1.22.5 ठीक है। वो मेरे को देख लेना, वो आप कर लेना अगर हो जाए। 4 into 10 मेरा है to the power 6 670 कैसे? 672 इतना बड़ा नहीं होगा 80 point ये, इतना बड़ा नहीं होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ऐड होता है। क्या होता है हाँ सर इसका तो 43 आंसर है। बेटा? ऐड होता है। देखो -11 प्लस 30 प्लस 24 कितना होता है बता दो मेरे को? 54 - 11 43, और ये जब 22 ऊपर जाएगा तो -22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 21 आएगा बेटा। बाकी आप सॉल्व करना, ठीक है। 22 21 सर तो मेरा आया 6.67 into 12 नहीं भाई गलत है, गलत ही मैंने सॉल्व किया 81 into सेकंड करो, पूरा थोड़ी गलत है, मैं जितना भी कर सकता हूं इससे भी मार्क्स मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 1-2 स्टेप करके न्यूटन लिख के छोड़ देना, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। सेकंड करो इसी तरह से। पानी यार बोल बोल के प्यास लग जा रहा है, बताओ या तुम बॉटल लिंक कैरी कर सकते हो अपना है। सर मेरी पीठ पे दर्द पीठ में दर्द है? ले आना ले आ भाई देख ले छोड़ दे यार यूवी को आना चाहिए, अब 1 ही महीना बचा है। यूवी थोड़ा आ जाता पास तो हो जाता। उसकी तबीयत खराब थी सर। अरे यार 7 को पेपर है, मेरे को तो 3 को शादी में जाना है। किसका पेपर है सर? मानस वाली वालों का। तो 7 को है 4 दिन तो अबे तुम समझ नहीं रहे, जिसको पढ़ा रहा हूँ ना मैं। सर लोग पैदा होते हैं, 3.8 वो अवतरित हुए हैं। 8 10 to the power 8 आ रहा है तुम्हें? मैंने लर्न करा हुआ इसका। अरे कितना याद करोगे यार, कहाँ कहाँ याद करोगे? मान लो बदल गया तो सीखना है। मैं आंसर यही क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आएगा ना। अब जैसे इसका पार्ट थर्ड देख लो, थर्ड केजी में मास तो रखना है अर्थ का ही, लेकिन दूसरा मास 1 kg लेना है। क्या लेना है? जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पता क्या करना है? F 6.7 1 लेना है ऑब्जेक्ट का मास, और अर्थ का लेना है 6 into 10 to the power 24। उनके बीच का डिस्टेंस दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मास दिया नहीं है। जब नहीं देगा तो पता क्या लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे तो है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ लिखा है? वो लिखा है 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। जब भी आपको दोनों बीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और अर्थ पे रखा हुआ था, हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, कहीं पे भी रखोगे तो रेडियस ऑफ अर्थ लिया जाएगा। आपने मास ऑफ थर्ड पार्ट। सर अरे वो सेकंड आंसर नहीं है, नेक्स्ट करो, करते जाओ, बच्चे जाओ।